सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। पिछले क्लास में ये जो क्लास है वो बिहार बोर्ड का या स्टेट बोर्ड का 11th का हिंदी मीडियम का क्लास है। पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल बता रहे थे, वो कंप्लीट हो गया। अब अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा बोर्स थ्योरी होगा। अगला टॉपिक होगा हमारा बोर्स थ्योरी, बोर का सिद्धांत या बोर का एटॉमिक मॉडल। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए होंगे आज, वो विद्यार्थी इसके पीछे का जो क्लास है वो YouTube पर लोड किया हुआ है। आप चैनल पर जा करके एक एक करके सारा वीडियो जो है LT के हिसाब से लिखा हुआ है, लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 2, 3, 4 करके ऐसे लिखा हुआ है, सब में टॉपिक दिया हुआ है। उसमें से देख करके उसको पूरा तैयार करिएगा। जहाँ जो दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में उसका हम जवाब दें या तत्काल हमको जो जवाब देना होगा हम देंगे। ठीक है, तो कॉपी निकालिए और हेडिंग दीजिए बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर्स एटॉमिक थ्योरी। हेडिंग दीजिए बोर्स एटॉमिक मॉडल या कह सकते हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी। बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब देखो बोर का जो थ्योरी है वो प्लैंक्स के क्वांटम के सिद्धांत पर आधारित है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको बता चुके हैं, है ना। जिनका छूट गया है वो पीछे वाला वीडियो देख करके उसको रिकवर कीजिए। तो बोर्स का जो थ्योरी है वो प्लैंक्स के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। तो लिखिए प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बोर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे बोर के परमाणु सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं, समझ गए। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर बोर ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम बोर के परमाणु सिद्धांत कहते हैं। अब इसका कहना क्या हुआ सोच समझिए। सबसे पहला इसका कहना है, रदरफोर्ड कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ उसी तरह से घूमता है जैसे ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमता है। उसका डिमेरिट निकला कि मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर देखा गया तो पता चला कि यह सिद्धांत जो है वो गलत है, वो सिद्धांत सही नहीं है। तो इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता जरूर है लेकिन एक फिक्स्ड परमिसिबल स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है। कहाँ घूमता है? फिक्स्ड, स्टेशनरी और परमिसिबल ऑर्बिट। फिक्स्ड मतलब निश्चित, है ना। स्टेशनरी मतलब कि कक्षा स्थिर रहता है, कक्षा में घूमता है। जैसे हम अगर चलते हैं रास्ता पर, रास्ता भी सूर्य के गति के
पृथ्वी की गति के हिसाब से घूमता है, लेकिन सब साथ घूमता है पता नहीं चलता है, लेकिन इसका जो पथ है वो स्थिर रहता है, स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित परमिसिबल माने संभाव्य, परमिसिबल स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है, उसका यही कहना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित परमिसिबल स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित परमिसिबल स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब लोगों ने कहा कि परमिसिबल स्टेशनरी ऑर्बिट कौन, लिखिए एटम में जिस जगह का कोणीय संवेग NH/2 पाई होता है, उस जगह को परमिसिबल स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। समझ गए। अब इन्होंने मैथमेटिकल ट्रिक दिया, मैथमेटिकल जो है कंसेप्ट दिया लोगों को कि आप हमारे बात पर नहीं रहे। आप जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट खींचते हैं इस तरह से, तो ये किस जगह पर होगा ये तो आपको नहीं पता है। तो कहता है क्या कि जिस जगह का एंगुलर मोमेंटम जो है कोणीय संवेग NH/2 पाई होगा, वही जगह जो है ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करें। अब देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n बराबर कितना होगा 1, इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम ये कितना होगा, तो NH/2 पाई, तो n के जगह पर 1 रखेंगे तो होगा H/2 पाई। ये आपको पूछ सकता है कि पहला ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना, तो यही हो गया इसका आंसर। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल, फॉर सेकेंड ऑर्बिट में आइए, n का मान कितना होगा 2, समझ गए। इसीलिए इसका अगर एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम इसका निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा NH/2 पर। तो चलिए n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 इंटू H/2 इंटू पाई हो गया, 2 से 2 कट गया, क्या हुआ H/पाई हो गया। इसी तरह से फॉर थर्ड ऑर्बिट, इस सब जगह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखिएगा। n बराबर कितना हो गया 3, तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालिए, एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, तो NH/2 हो जाएगा 2 पाई, तो क्या हो गया 3H/2 पाई। ठीक है। इसी तरह से फॉर फोर्थ ऑर्बिट, जितना तक आपको क्वेश्चन जा सकता है हम बता ही देते हैं, क्योंकि आप लोग आलसी हैं, करिएगा चाहे नहीं करिएगा। इसीलिए एंगुलर मोमेंटम बराबर हो गया
NH बट्टे हो गया 2 पाई हो गया, तो यहाँ हो गया 4H बट्टे हो गया 2 पाई, 2 से 4 कटेगा, क्या हो गया 2H बट्टे पाई हो गया। इसी तरह से एक और निकाल लीजिए, और फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकाल लीजिए, ठीक है। n बराबर कितना हो गया 5, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इसका। एंगुलर मोमेंटम का हिंदी होता है कोणीय संवेग। यहाँ फॉर्मूला होगा NH बट्टे 2 पाई, ठीक है। n के जगह 5H बट्टे क्या हो जाएगा 2 पाई होगा, इस तरह से निकाल लीजिएगा। तो पहला सिद्धांत दिया कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एक निश्चित परमिसिबल स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा। दूसरा कहा कि वही जगह स्टेशनरी परमिसिबल हो सकता है जिस जगह का एंगुलर मोमेंटम NH बट्टे 2 पाई होगा। फिर सभी का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट इसका यही है कि जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो रदरफोर्ड के हिसाब से क्या था कि जब वह इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो अपने अंदर की एनर्जी का उपयोग करेगा घूमने के लिए, तो क्या होगा धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होगी, और जब ऊर्जा कम होगी तो नाभिक उसको अपने तरफ खींचेगा, तो उसका दूरी कम होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाकर गिर जाएगा और एटम का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका कहना हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वह एक निश्चित ऑर्बिट में घूमेगा जिसका ऊर्जा फिक्स होगा। वो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी न तो देगा और न लेगा, घूमने वक्त में न ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एनर्जी और न ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा। तीसरा पॉइंट लिखिए, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो न तो ऊर्जा उत्पन्न होता है, न तो ऊर्जा उत्पन्न होता है और न ही ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्लियर कर दिया है। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ घूमेगा तो ऊर्जा न तो उत्पन्न होगा और न ही ऊर्जा अवशोषित होगा, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक ऑर्बिट की ऊर्जा निश्चित होती है, ठीक है। अथवा प्रत्येक ऑर्बिट क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड जो है वो केमिस्ट्री का शब्द है। इसका अर्थ हुआ कि ऊर्जा निश्चित होगा, ठीक है। तो प्रत्येक ऑर्बिट की ऊर्जा निश्चित होती है। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, साथ ही साथ लिखते भी चलिएगा। अगर नहीं लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने से आप बाद में अपना लिख लीजिए। और याद रखिए, पढ़िए या नहीं पढ़िए लेकिन फेयर कॉपी अवश्य बनाइए। एक कॉपी में फेयर कॉपी आपका होना चाहिए जिसमें कि पूरा डिटेल्स जो है वो रहेगा, जिसको आप बार बार पढ़िए। या नहीं पढ़ने का मन है तो वीडियो को बार बार देखिए, उससे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन लिखने से आपका प्रैक्टिस होगा। और वैसे भी अंग्रेजी में कहावत है, टू राइट मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर परफेक्ट बनना है तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए अब क्या है, नाभिक से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा जो है परमाणु ऑर्बिट का बढ़ते जाएगा। नाभिक से ऑर्बिट की
दूरी बढ़ने पर उसकी ऊर्जा बढ़ती। इसका मतलब है कि नजदीक वाला का ऊर्जा कम और दूर वाला का ऊर्जा ज्यादा हो गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल में है और वो हायर लेवल में जाना चाहता है, जैसे मान लीजिए आपने कम दाम का कोई सामान खरीदा और आपको अधिक दाम का सामान खरीदने का मन है, तो क्या होगा, सामान तो खरीदाएगा लेकिन आपको और पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप ऊर्जा देंगे तब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर लेवल से हायर लेवल में जा सकता है। तो अगला पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा ऑर्बिट है। आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसकी ऊर्जा है 20 जूल मान लेते हैं, इसका है 40 जूल, इसका है 60 जूल मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा होता ही है। आप मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने का मन है, तो इसमें से डिफरेंट कीजिए, 60 में से 20 जाए कितना, 40। अगर इसको 40 जूल उष्मा अगर देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आ सकता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन का यही नियम है। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिट करेगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तो उसके लिए ऊर्जा का आदान प्रदान जरूरी है। तो लोअर से जैसे ही हायर ऑर्बिट में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। अब इसका उल्टा सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में है और वो लोअर लेवल में आना चाहता है, तो क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, 7वां पॉइंट लिखिए, जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जाता है तो अगर दिखाई नहीं देता होगा बोर्ड तो सुन के लिखिए, लेवल में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट। अब क्या है कि जब आप सर्कुलर मोशन में रहते हैं, जब आप वृत्तीय गति में रहते हैं, तो याद कीजिए, आप जब वृत्तीय गति में जाते हैं तो सीधा खड़ा नहीं रह सकते। आप फील कीजिए, जब किसी टर्निंग पर आप जाते हैं, तो टर्निंग पर जाते हैं, साइकिल से अगर जाते हैं तो साइकिल झुकता है किधर, केंद्र की तरफ। ठीक है, अब केंद्र जो है आपको बाहर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे पहले इसको डायग्राम समझिए, ये न्यूक्लियस है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है। अब ये प्लस है और ये माइनस है, इस दोनों के बीच में आकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे को खींचेगा। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इसका नाम है। इसका ये प्लस और माइनस के बीच जो आकर्षण होगा, अब स्थिर तो है नहीं, ये घूम रहा है, तो घूमने वक्त में क्या होगा, ये इसके केंद्र पर एक बल लगाएगा जिसका नाम है सेंट्रीपिटल। केंद्र उसको बाहर की तरफ धकेलेगा, जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो अब एक फोर्स है जो प्लस माइनस के बीच में है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आना चाहेगा। अब न्यूक्लियस जो है उसको सेम फोर्स लगा करके
अगर बाहर उसको धकेल के रखेगा तो परिणाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने स्थिर पर ही कायम रहेगा, वो स्थिर होके इधर उधर नहीं जाएगा। तो जैसे रदरफोर्ड ने कहा था, या रदरफोर्ड के अनुसार जो इसका डिमेरिट बना, कि डिमेरिट ये बना कि जब ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों अगर वृत्तीय पथ पर घूमता है तो यह अपने वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर के ऊर्जा को खींचता है। जैसे इसका धीरे धीरे ऊर्जा कम हो जाएगा और एक समय आएगा कि ये न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, ये इसका डिमेरिट था। तो बोर का कहना है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो उसका दो फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बैलेंस्ड रहेगा, मतलब कि ना कोई ज्यादा रहेगा ना कोई कम रहेगा, दोनों अपने जगह पर बराबर रहेगा। ठीक है, इसको लिखिए। अब इसको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं था, हम समझाने के लिए आपको बनाए हैं। अब लिखिए, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता है तो विद्युत आकर्षण बल तथा सेंट्रीफ्यूगल माने केंद्राभिसारी बल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आकर्षण बल तथा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों संतुलित रहता है, मतलब न कोई कम है और न कोई ज्यादा। तो ये हो गया आपका बोर का थ्योरी, ये हो गया बोर का थ्योरी, ये हो गया बोर का सिद्धांत हो गया। ठीक है, एक और है इसमें, देखिए एक और है, यह हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन लाइक आयन के स्पेक्ट्रम का व्याख्या करता है। ठीक है, यह हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन लाइक आयन के स्पेक्ट्रम का व्याख्या करता है। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन लाइक आयन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन लाइक आयन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हीलियम प्लस, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्लस कर दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब आइए Li2 प्लस, लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 प्लस किए तो 1 बचा। इसके बाद हो गया बेरिलियम 3 प्लस। ठीक है, 1 2 3 4, इसी में यह लागू है, इसी में बोर थ्योरी लागू है, इसके अलावा जो है वो लागू नहीं। जैसे H प्लस कह देंगे तो उसमें लागू नहीं होगा, हीलियम कहेंगे तो नहीं लागू होगा क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, Li प्लस कहेंगे तो नहीं लागू होगा, बेरिलियम प्लस कहे या 2 प्लस कहे तो लागू नहीं होगा। तो ये जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयन के जो स्पेक्ट्रम है उसका व्याख्या करता है। बाद बाकी जो है इसका थ्योरी इतना ही, इसको जल्दी से लिखिए। जल्दी से इसको लिखिए। तो अब चलिए, स्पेक्ट्रम शब्द आप जानते हैं, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वर्णपट। जैसे श्वेत प्रकाश को अगर प्रिज्म से के पास कराते हैं तो 7 विभिन्न रंग का एक पट्टी बनता है जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यहाँ हमको पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हेडिंग दीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
अब हेडिंग दीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलिए लिखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखिए हाइड्रोजन क्या है, मॉलिक्यूल है। अब इसको हम एटम में तोड़ेंगे। एटम में तोड़ेंगे, इससे एनर्जी नहीं, इसमें एनर्जी देना हो, लेकिन जितना एनर्जी देंगे उससे ज्यादा एनर्जी ये खुद प्रोवाइड करेगा जब वो एक्सप्लोड करेगा, तब टूटेगा तब। क्योंकि बॉन्ड बनना जो होता है एक्सोथर्मिक होता है और बॉन्ड टूटना जो होता है एंडोथर्मिक होता है। तो हाइड्रोजन को एटम से मॉलिक्यूल बनाएंगे, उस मॉलिक्यूल में एटम का जो एनर्जी होगा उस एनर्जी के रे को हम प्रिज्म से पास कराएंगे। देख लीजिए पहले समझिए, ये प्रिज्म है, यहां है एटॉमिक एनर्जी, रे ऑफ एटॉमिक एनर्जी, रे ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब इसका रे यहां पर जाएगा, यहां से बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा तो ये इस तरह का स्पेक्ट्रम बनाएगा, ऐसा ऐसा बनाएगा, इस तरह से। ठीक है, इसी का नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसका नाम। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन के एटॉमिक एनर्जी के रे को अगर हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, माने स्पेक्ट्रल लाइन का एक सीरीज प्राप्त होता है जिसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। परिभाषा लिखिए, जब हाइड्रोजन के एटॉमिक एनर्जी के रे को प्रिज्म से पास कराते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन का सीरीज बनता है। तो स्पेक्ट्रल लाइन का सीरीज बनता है जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोजन के एटॉमिक एनर्जी के रे को प्रिज्म से पास कराते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन का सीरीज बनता है जिसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब कौन कौन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से देखिए, पहला है लाइमेन सीरीज। ठीक है, दूसरा है बामर सीरीज, तीसरा है पास्चन सीरीज। ठीक है, चौथा है ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, और पांचवा है फंड सीरीज, पी साइलेंट है इसमें। ठीक है, और छठा है हम्फ्री सीरीज। ठीक है पांच ही। छठा जो है नया रिसर्च है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन उतना नहीं आया है किताब में। देखिए, अब जैसे लाइमन है तो इसका बामर ही होगा, बामर के बाद पास्चन होगा, ब्रैकेट होगा, पी फंड होगा, पी साइलेंट है, फंड सीरीज होगा, हम्फ्री सीरीज होगा। तो मेन पांच ही तक है, छठा जो है नया रिसर्च है। अब जैसे आप पढ़े होइएगा कि स्पेक्ट्रम में वर्ण क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम में 7 वो कलर होता है, VIBGYOR होता है, जिसको आप ऐसे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि V के बाद I ही होगा, V के बाद B नहीं होगा, V के बाद G नहीं होगा, मतलब 7 कलर है तो उसका एक सीरीज है, इसका सीरीज है यही, V के बाद I, फिर B, फिर GYOR। तो इसमें क्रम नहीं बदलेगा, तो इसको क्रम में याद रखने के लिए आप VIBGYOR याद रखते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपको स्पेक्ट्रम में लाइमन के बाद बामर ही आएगा, बामर के बाद पास्चन आएगा, पास्चन के बाद ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के बाद पी फंड आएगा और हम्फ्री आएगा। ठीक है, तो
तो इसको अगर छोड़ के हम एक सीरीज बना ले, एक टेक्निक बना ले जिससे हमको याद करने में सहूलियत होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ेंगे लो बेटा पियो बनारसी फंटा। समझ गए? लो बेटा पियो बनारसी फंटा, ये आपका एक मंत्र हुआ, एक आपको एक सूत्र मिला जिससे आप क्या है कि आप याद रखेंगे कि लाइमन के बाद बामर होगा, बामर के बाद पास्चन होगा, पास्चन के बाद ब्रैकेट होगा, पी फंड होगा और हम्फ्री सीरीज होगा। तो इस तरह से जो है आप उसको स्टडी कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा जो आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपको मिस्टेक नहीं होगा। मिस्टेक से बचने के लिए आप इसमें दूसरा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा ही बना लीजिए, लेकिन हमको जो पता है लो बेटा पियो बनारसी फंटा, ये आपको काम करेगा इसको याद रखने में। इसको याद रखिएगा, फिर आपका काम। चल देखिए अब इसका थ्योरी देखिए आगे, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। फिर बोर्ड थ्योरी अभी चल रहा है, तो ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए, जहां दिक्कत हो कमेंट करिए, या क्वेश्चन जो है क्लास में रहते हैं तो क्लास में क्वेश्चन पूछा कीजिए। नहीं पूछिएगा तो हम कैसे समझेंगे क्या है नहीं। वैसे तो हम समझ जाते हैं, लेकिन हमारे पास भी मजबूरी है, सिलेबस खत्म करना है, तो हम तो चाहेंगे कि ज्यादा ज्यादा खींचे इसको, लेकिन आपको नहीं समझ में आवे तो कमेंट करिए। ऑनलाइन पढ़ते हैं तब, ऑफलाइन रहते हैं तो क्लास में पूछा कीजिए, नहीं पूछे तो हम क्या जानेंगे। अब देखिए, अब हमको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, तो इसके लिए डायग्राम बने, पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे, ऑर्बिट होता है सर्कुलर, लेकिन यहाँ पर हम लंबा खींचेंगे ताकि हमको पढ़ने में ठीक रहे, पढ़ाई की सहूलियत के चलते हम ऐसा खींच रहे हैं। चलिए इतना से काम चलिए। मान लेते हैं पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, और ऊपर का जो है इन्फिनिटी है। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन हायर से जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट। अब जानते हैं कि हायर से फर्स्ट में जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। ये जो एनर्जी रिलीज करेगा उसी एनर्जी को हम प्रिज्म से पास कराते हैं, तो पास कराने से जो स्पेक्ट्रल लाइन बनता है उसी का नाम है लाइमेन सीरीज। ये हो गया लाइमेन सीरीज हो गया। ठीक है, इसके लिए N1 का मान 1 होगा, लेकिन N2 का जो मान होगा 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। और ये आपको पाया जाता है कहाँ? तो यूवी रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन हायर से जंप करके दूसरे में आ जाए, ऐसे ही बनाइएगा, ठीक से बनाइएगा, डायग्राम जितना सुंदर रहेगा उतना ज्यादा समझिए। ठीक है, इसको बना लिए, हायर से सेकंड में आ गया, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बामर सीरीज, बामर सीरीज होगी। ठीक है, इसके लिए N1 का मान 2 होगा, फिक्स्ड है, लेकिन N2 का मान होगा 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। और याद रखिएगा ये विजिबल रीजन में होता है, ये विजिबल रीजन में होगा, मतलब इस रीजन में आप इसको देख सकते हैं, ये रीजन आपको दिखाई देगा, ये विजिबल रीजन में होगा। ठीक है, अब आइए हायर से आइए कहाँ? तो थर्ड में, हायर से थर्ड में आके रुकिए, आ गए। चलिए, इस सीरीज का नाम है पास्चन सीरीज, ये हो गया पास्चन सीरीज हो गया। इसके लिए N1 का मान तो 3 होगा, लेकिन N2 का मान होगा 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। और ये आपको पाया जाता है
IR रीजन में पाया जाता है। ये पाया जाता है इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है, ये इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है। अब आइए हायर से फोर्थ में आते हैं। हायर से फोर्थ में आते हैं अगर, तो इसका नाम है ब्रैकेट सीरीज। हो गया ना, लो बेटा पी और ब्रैकेट BRACKET, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। इसके लिए N1 का मान होगा 4, लेकिन N2 जब पूछेगा तो 5, 6, 7 से लेके इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा IR रीजन में हो जाएगा, ये भी IR रीजन में ही। IR का मतलब इंफ्रारेड रीजन में रहेगा। अब आइए हायर से आप आइए कहां, तो फिफ्थ में आइए। फिफ्थ में आ गया, इसी को कहते हैं फंड सीरीज। ये हो गया हमारा फंड सीरीज हो गया। इसके लिए N1 का मान 5 होगा, लेकिन N2 का मान 6, 7 से इन्फिनिटी तक चला जाएगा, और ये होगा आपको IR रीजन। ये IR रीजन से भी आगे होता है, ठीक है। इसके बाद है लास्ट वाला हम्फ्री है, ये आएगा इसमें, ठीक है। इसको कहते हैं हम्फ्री सीरीज कहते हैं, हम्फ्री सीरीज, ठीक है। इसके लिए N1 का मान 6 होगा, N2 का मान 7, 8, 9 से इन्फिनिटी होगा, और ये भी आपको जो है हार IR रीजन में, ठीक है, हार IR रीजन में होगा, माने रीजन इसका भी जो होगा इंफ्रारेड से बहुत आगे होगा। तो ये हो गया इसका, बारी बारी सबका परिभाषा होगा। हम एक लिख देते हैं, उसी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। पहला है लाइमैन सीरीज है पहला, ठीक है। लिखिएगा थ्योरी, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, तो प्राप्त ऊर्जा के स्पेक्ट्रल लाइन को लाइमैन सीरीज कहते हैं। प्राप्त ऊर्जा के स्पेक्ट्रल लाइन को लाइमैन सीरीज कहते हैं, ठीक है। इसके लिए फिक्स है, N1 होगा हमेशा 1, लेकिन N2 का मान 2, 3, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा, और लिखेंगे यह अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। रीजन माने क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। इसको जल्दी से लिखो। अब इसी में हम चेंज करेंगे तो हमारा अगला परिभाषा हो जाएगा। जल्दी लिखो इसको। हो गया। अब देखो,
बामर सीरीज देखो, अब देखो दूसरा है बामर सीरीज, एल साइलेंट एसी, बामर सीरीज, सेम लैंग्वेज लिखा है, लिखो अपने से। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से यहां सेकेंड ऑर्बिट होगा, ठीक है, इसमें था फर्स्ट ऑर्बिट, यहां हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है, में जंप करता है तो प्राप्त ऊर्जा के स्पेक्ट्रम को, स्पेक्ट्रल लाइन, प्राप्त ऊर्जा के स्पेक्ट्रल लाइन को प्राप्त ऊर्जा के स्पेक्ट्रल लाइन को बामर सीरीज कहते हैं, बामर सीरीज कहते, ठीक है। इसके लिए N1 होगा 2, याद रखना जरूरी है, N2 होगा 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक, समझ गया। और यह विजिबल रीजन में होता है, यह विजिबल रीजन में होता है, ठीक है। अब चलो ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, विद्यार्थी तुम है, तुम लोग लिखेगा, हम इसी में चेंज करेंगे, अपना वीडियो को रोक करके चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के अपना बनाते रहो। अब जैसे यहाँ तीसरा हो जाएगा, तीसरा नाम चेंज होगा, यहाँ पर हो जाएगा पास्चल सीरीज, तुम लोग उसमें ठीक नहीं करेगा, फिर से लिखेगा पास्चल सीरीज, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से इसमें थर्ड हो जाएगा, यहाँ पर खाली चेंज हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में जंप करता है तो प्राप्त ऊर्जा के स्पेक्ट्रल लाइन को यहाँ कहलाएगा पास्चल सीरीज, पास्चल सीरीज। इसके लिए N1 का मान हो जाएगा 3 और N2 का मान हो जाएगा 4, 5, 6 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। और यह जो है तुमको IR रीजन में होगा, या इंफ्रारेड, IR इसका मतलब हो गया इंफ्रारेड, जिसको आप रक्त किरण कहते हो, इंफ्रारेड रीजन में होता है। चलो तीसरा हो गया। अब चौथा देखो, चौथा है ब्रैकेट सीरीज, तुम लोग फिर से लिखोगे, इसी में चेंज नहीं करोगे, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से यहाँ फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा, यहाँ फोर्थ ऑर्बिट में जंप करता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रल लाइन को है ना ब्रैकेट सीरीज कहते हैं, ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। इसके लिए N1 का मान हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, N1 का मान 5 होगा, N2 का मान हो जाएगा 6, 7, 8 से लेके इन्फिनिटी तक, यह भी आपको IR रीजन में होता है। चलिए हो गया, जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, देख लिए। अब देखिए ये होगा पचमा, पचमा हो जाएगा फंड सीरीज, पी साइलेंट है, फंड सीरीज, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर थर्ड है वो हो जाएगा फिफ्थ ऑर्बिट हो जाएगा, यहाँ पर फिफ्थ हो जाएगा, सब वैसे ही लिखाएगा, तो प्राप्त ऊर्जा के स्पेक्ट्रल लाइन को यहाँ पर फंड सीरीज कहते हैं। देखिए पढ़ने में कितना मजा आता है,
इसके लिए N1 का मान हो जाएगा 6, करवा दिए क्या? अच्छा यहाँ 4, यहाँ 4 होगा, यहाँ होगा 5 6। चलिए यहाँ पर हो जाएगा N1 का मान हो जाएगा 5, ठीक है। N2 का मान हो जाएगा 6 7 8 से लेकर इन्फिनिटी तक, 6 7 8 से लेकर इन्फिनिटी तक। और ये भी आपको इंफ्रारेड रीजन है, ये IR रीजन से भी आगे, या IR रीजन से आगे होता है, से आगे होता है, ठीक है। इसके बाद आइए हम्फ्रीज रीजन, छठा ये हम्फ्रीज रीजन। ये बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम्फ्रीज रीजन नहीं लिखना है, फंड्स रीजन तक ही लिखिएगा। ये क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से यहाँ पर आ जाएगा 6th ऑर्बिट में, ठीक है, तो प्राप्त ऊर्जा को कहेंगे हम्फ्रीज रीजन कहेंगे। हम्फ्रीज रीजन हो गया। इसके लिए N1 का मान हो गया 6 और N2 का हो गया 7 से लेके 8 9 जो हो जाए, 7 8 से लेके इन्फिनिटी तक हुआ। और यह भी IR रीजन से आगे होता है, यह IR रीजन से आगे होता है। चलिए इस तरह से आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी खत्म हो, ठीक है। जब खत्म होता होगा तो आप अच्छा सांस लेते होंगे कि चलो एक भार चल गया। इसको भार नहीं समझिए, इसको समझिए कि ये आपके सिस्टम में, इस सिस्टम में डाल के इसको पढ़ना है, इससे दूर नहीं भागना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिन परेशान नहीं करता है, कुछ दिन परेशान करेगा। इसके बाद जब कोई स्थान आपको मिल जाएगा उस समय राजा हो जाइएगा। इसके बाद 10 बजे सो के उठिए, 12 बजे सो के उठिए, अपना सिस्टम में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक है इसका, है ना, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा। ये सब टॉपिक ऐसा है कि जल्दी कोई टीचर नहीं पढ़ाते, जल्दी नहीं, जो टीचर नहीं है वो नहीं पढ़ाते, जो टीचर है वो तो पढ़ेबे करे। आपको पढ़ने में मन लगे नहीं मन लगे उससे कोई मतलब नहीं, आपको फुल डोज दिया जाएगा, पूरा कंसेप्ट घास के दिया जाएगा कि आप लीजिए या नहीं लीजिए, जबरदस्ती। जैसे भोज खाने जाते हैं वहाँ जो आपको चाहने वाले होंगे वो आपको ऐसे छोड़ते हैं, जबरदस्ती ठेल ठेल के खिलाते हैं। और वही जो मान लीजिए जिसको कोई नहीं पूछता है, उसको कोई खाए नहीं खाए मांगते रहता है, चिल्लाते रहता है, तभी लोग नहीं देता है, आप जानते ही हैं। तो अगला टॉपिक है बोर्स मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। इसको अगर सही से ईमानदारी पूर्वक पढ़ लीजिए तो इतनी मोटी कॉपी जो है खत्म हो जाती है। इसलिए पढ़ाई करने के लिए कलेजा में दम होना चाहिए। पढ़ाई वैसे नहीं होता है, हंसी मजाक करने का चीज नहीं है। हंसी मजाक तो वो पागल होता है वो कर लेता है, वो पागल भी होता है जो हंसी मजाक करने का, आपसे आपको पता भी नहीं चलने देगा। तो ये हंसी मजाक नहीं है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल का राजा कहा जाता है, इसमें इतना न्यूमेरिकल मिलेगा कि आप बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इससे आगे का थैंक यू।